हमारे नए गेस्ट जुड़ चुके हैं। मैं मंच नए गेस्ट को हैंडओवर करता हूँ। बोल कर कीजिए। अफ्रीका में है प्रोफेसर अरविंद सिंह तेजावत इस वक्त। और अफ्रीका में अभी मीटिंगें वगैरह से फ्री हो करके, और चूंकि ये तय पाया था कि भाई जब आप फ्री होंगे तो जुड़ जाइएगा, तो अभी वो मीटिंग वगैरह थे और चेहरे पे लग भी रहा है कि दौरे पर है। काफी लग रहा है कि देखिए कितनी रौनक है। तो बहुत बहुत इस्तकबाल है। प्रोफेसर अरविंद सिंह तेजावत पॉलिटिकल एनालिस्ट है, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है, और मिडिल ईस्ट और इंटरनेशनल इश्यूज पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। जब हम कह रहे हैं गहरी नजर रखते हैं तो यूं ही नहीं बल्कि वाकई। और अभी वो दौरे पर भी हैं अफ्रीका के। तो बहरहाल मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। कैप्टन साहब, वैसे आप अपनी बात कंप्लीट भी कर लेते तो कोई वो नहीं था। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि अब चूंकि कैप्टन साहब चेयर भी कर रहे हैं और उनका हुक्म हो गया है, तो मैं तेजावत साहब से यही चाहूंगा। तेजावत साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जंग का जो है वो बढ़ती जा रही है, अवामी दबाव हालांकि वो भी बढ़ता जा रहा है रोज बरोज। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि होगा क्या, क्या नतीजा निकलेगा। क्योंकि अब आईडीएफ ने शायद ये कह दिया, फैसला ले लिया था हम तो गाजा में ही रहेंगे, गाजा छोड़ेंगे नहीं। हमास ने गुरिल्ला वार शुरू कर दी वहां से। ऐसी सिचुएशन है। उधर हूती ने ये ऐलान कर दिया कि हम जो है सरप्राइजिंग जो है वो चीजें ले आएंगे, दुनिया हैरान रह जाएगी। जो अमेरिकन के सपोर्टर हैं और अमेरिका हैरान रह जाएगा। तो इस तरह की बातें से बड़ा डर सा लग रहा है कि क्योंकि हम लोग तो देखिए चाहते हैं कि अमन हो जाए, सुकून हो जाए। लेकिन जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं तो थोड़ा सा डर भी लगता है कि होने क्या जा रहा है। क्योंकि ईरान अलग बहुत तैयारी कर रहा है। अभी ये आया है कि ईरान जिस कार्यक्रम का नाम, एक बहुत बड़ा जो उन्होंने मिसाइल का अंडरग्राउंड वो सामने ले आ रहे हैं। फिर बार बार स्टेट ऑफ हुर्मुज की बात भी आ जाती है कि आप वो बंद करेंगे। रेड सी पे अब ये यमन जो है, ये सिचुएशन मैं अभी फिलहाल जो है आपसे एक मजमुई तौर पर मैं चाहता हूं कि इस पे आप अगर रोशनी डालें कि मकसद क्या है, अमेरिका चाहता क्या है। क्योंकि इसके पीछे देखिए सिर्फ अमेरिका है। कैप्टन साहब ने परसों वो बात कही थी, और बिल्कुल कि कोई नहीं रोक सकता, ना ओआईसी, ना यूएनओ, और ना कोई नहीं। अगर इसको कोई रोक सकता है तो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप है। तो क्यों नहीं? सजावट। मुमताज साहब, बिल्कुल सही बात है। और सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और कैप्टन साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उनका प्यार है कि उन्होंने देखते ही मंच मेरे हवाले किया। तो वैसे तो मैं खुद सुनना चाहता हूं हमेशा, क्योंकि उनकी सारी ही बातें कुछ न कुछ एनलाइटन करने वाली होती है। और आपका प्यार है, आपके लिए अफ्रीका तो क्या, दुनिया के किसी भी कोने में होंगे तब भी आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। तो बिल्कुल बस आपका है कि आप हमेशा याद करते रहते, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया कि वो सुनना चाहते हैं और उतनी ही प्यार से हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं। मैं अब कुछ चीजें जो बेसिक हैं वो जो एक अकादमिक के नजरिए से, एक अकादमिशियन के नजरिए से जो चीजें होती हैं वो एकदम बहुत ही क्लियर, और वो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। पहली बात तो हमें पता है कि अफ्रीकन कंट्रीज में, जो नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्रीज है जिसमें इजिप्ट वगैरह ये शामिल हैं, तो ये सब की भी दरअसल उनके जो इंटरेस्ट और जो चिंताएं हैं वो साझा रही है। खासकर इजराइल से वो संघर्ष को लेकर हैं, या जो अमेरिका का जो प्रभाव वगैरह है वो सब पे साझा रहा है। और इजिप्ट ने तो अपनी जमीन भी खोई है, हमें ये पता है, इन सारे फिलिस्तीन वाले मसले को लेकर ही। तो वो हम जानते हैं। अब इसमें एक चीज देखिए कि जो यूरो अमेरिकन खेमा है वहां पे जो या तो ये आपको कल्चरली वो डोमिनेट कर लेंगे, और जो जहां आप कल्चरली डोमिनेट नहीं कर पा रहे वो उनको नेस्तनाबूद कर देना चाहते हैं। भले ही ये उन्होंने घोषित नहीं कर रखा है, पर उनका हिडन एजेंडा ऐसा ही है। देखिए, जहां तक मैं उन कंट्रीज की बात कर रहा हूँ जहां क्रिश्चियनिटी है, और जहां पे उन्होंने अंग्रेजियत को अपना लिया है, उनकी लाइफस्टाइल अपना लिया, या
कहीं न कहीं वो जो इंस्पिरेशन है, वो जीसस और उसमें ढूँढते हैं, तो वहाँ पे आप देखिए कि अमेरिका वगैरह है वो साइलेंटली है और वहाँ पे हेल्प या एड जो है वो अलग-अलग तरह से हैं और उन कंट्रीज़ को उन्होंने एक तरीके से कर रखा है और वहाँ पे जो वायलेंस या जो होना चाहिए वो वैसा नहीं है, जैसा कि हम आम तौर पे देखते हैं। पर वहाँ जनसंहार हो रहा है। पहली बात तो ये कि जनसंहार वहाँ हो रहा है, जहाँ की अमेरिकन हथियार पहुँच रहे हैं और उसमें कहीं न कहीं जो पूरा जो वेस्टर्न जो खेमा है, वो ज़िम्मेदार है। आप कहीं न कहीं अगर सूत्र ढूँढेंगे तो पता चल जाएगा कि ये जो वायलेंस हुआ है, उसमें हथियार कहाँ से आए हैं, चीज़ें कहाँ से आई है, पैसा कहाँ से आई है। तो आप आखिर में सूत्र जो पहुँचेगा, वो वहीं पहुँचेगा। जैसे-जैसे आप धागा पकड़ेंगे और उसके सिरे को पकड़ते-पकड़ते आगे बढ़ेंगे, तो उन सब की जो सारे रास्ते हैं वो वहीं जाकर रुकते हैं। और क्योंकि ये जो इस्लामिक कंट्रीज़ पे जो ज़्यादातर जो आप एक ख़ास तरीके का जो वेस्ट का जो टेरर या ये सारी जो चीज़ें देख रहे हैं, तो इसके पीछे एक ख़ास वजह ये है कि उन्होंने एक तो प्रोटेस्ट करने का साहस दिखाया। वो ये कह रहे हैं कि हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका ये जो पूंजीवादी कल्चर है, वो हम मानेंगे। देखिए मुमताज़ साहब, इसको चीज़ समझने की ज़रूरत है। उस कल्चर को हम अपना भी लें, मान लो वेस्टर्न कल्चर को, पर उसमें लिमिटेशंस ये है कि वहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन और शोषण एक अनिवार्य कड़ी है। वो खुद अमेरिका में भी जब तक ब्लैक थे, तब तक ब्लैक का शोषण होता था। आज भी अमेरिकन जेलें 95% जो है वो खाली ब्लैक से भरी हुई है। व्हाइट तो वहाँ पे वही कोई इक्के-दुक्के ही मिलते हैं। तो वो सारी हैं, तो अमेरिका का जो पूंजीवादी कल्चर है जहाँ की ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बटोरना और वो करना है, तो वहाँ उस कल्चर में कहीं स्कोप ही नहीं है। दूसरी तरफ अगर इस्लाम का देखेंगे तो इस्लाम में तो वो ब्याज तक लेना हराम है। तो ये सब चीज़ें तो यहाँ पूरी तरीके से एक जो क्लैश जो उत्पन्न हो रहा है वो तो है। तो हम भले ही इन सब चीज़ों का शॉर्ट टर्म में भले ही यहाँ पे चर्चा करें, पर अगर लॉन्ग टर्म में देखें और हम अगर आप इसको अगर कल्चरल संघर्ष के रूप में अगर नहीं देखते, तो मुझे लगता है कि हम सभी लोग चीज़ों को बहुत ही उथले तौर पर देख रहे हैं और हम चीज़ों को शायद समझना नहीं चाहते हैं। दूसरा ये देखिए कि जो जितना गरीब कंट्री है, ये वेस्टर्न जो मुल्क हैं उसका उतना ही शोषण कर रहे हैं। वो इंडिया या चाइना आते हैं तो उनके सामानों की कीमत उतनी नहीं होती है। पर जब वो अफ्रीका में उन्हीं सामानों को बेचते हैं, तो उन सामानों की कीमत लगभग 4 से 5 गुना ज़्यादा होती है जो कि इंडिया में बिकती है। मान लो जैसे कि एक कुर्सी ही है, तो जो रिवॉल्विंग चेयर जो हमें यहाँ 5 से 10,000 में मिल जाती है उस रेंज में, वो यहाँ पे आपको इंडियन करेंसी में 18 से 25,000 रुपए में मिलेगी। तो ये इसी तरीके का ये एक उदाहरण है, ऐसी तमाम चीज़ें और ये खरीदने की जो कैपेसिटी होती है, वो होती है वहाँ के एलिट या वहाँ के जो पैसे वाला तबका है उसमें होती है और वो पैसा वाला जो तबका है वो शोषण करता है आम गरीब लोगों का। ये मैं चीज़ें इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हम उनको फौरी तौर पे आप देखेंगे कि हमास और उनकी लड़ाइयाँ हैं या वो वेस्ट के सामने कर रहे हैं या इज़राइल का कर रहे हैं। दरअसल उन्हीं नहीं, जो गोरी प्रजाति है, उन्होंने काफ़ी जगहों पे कब्ज़ा किया है और उनके बड़े-बड़े घर हैं। भारत में वो इसलिए नहीं टिक पाए क्योंकि कल्चरली हमने उनको हमेशा अलग रखा। हमने ना तो उनकी बेटियों से शादियाँ की, ना उनके बेटों से शादियाँ की, हमने उनको खाना तक रिजेक्ट कर लिया क्योंकि हमारे यहाँ का जो कल्चर था, वो एक अलग ही टाइप का था और वो उस कल्चर को भेद नहीं पाए। और यही वजह है कि दुनिया में जहाँ-जहाँ अंग्रेज गए, जहाँ-जहाँ व्हाइट नस्ल गई, वहाँ पे वो बस गए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया थे, ऑस्ट्रेलिया में अभी आप नेटिव्स को पाएँगे ही नहीं। वहाँ पे सारे आपको गोरे ही मिलेंगे। वैसे ही कनाडा का हाल देख लीजिए, अमेरिका का हाल देख लीजिए। जहाँ-जहाँ गए हैं वहाँ के उनके कल्चर को पूरी तरीके से खत्म कर लिया क्योंकि यहाँ के कल्चर में वो कैपेसिटी थी कि वो नहीं हो सके इसलिए वो यहाँ टिक भी नहीं पाए। पर आप दूसरी तरफ ये देखेंगे कि जहाँ-जहाँ उनको लग रहा है कि उनके एजेंडा में कोई बाधक बन रहा है, इज़राइल और फिलिस्तीन की लड़ाई ऐसी नहीं है, ये तो बाद में जब उन्होंने परेशान करना शुरू हुआ तब फिलिस्तीनियों ने प्रोटेस्ट करना शुरू शुरू किया। शुरुआत में उनके आने से उनको कोई इतनी तकलीफ नहीं थी या वो चीज़ें नहीं थी। अगर वो उस मुल्क की तरक्की में अगर भागीदार होते, तो किसी भी लेवल पे उनको कोई परेशानी नहीं थे फिलिस्तीनियों को। पर आप देखिए उन्होंने आके किया क्या? आके उनकी सारी संपत्ति पे धीरे-धीरे कब्ज़ा कर लिया।
और आप देखेंगे कि पूरे फिलिस्तीन में जहाँ पे जो फैले हुए थे वहाँ के जो मूल निवासी, वहाँ पे विदेश से आके इन लोगों ने उनको केवल एक छोटी-सी ज़मीन के हिस्से में धकेल दिया और बाकी पूरे फिलिस्तीन पे धीरे-धीरे कब्ज़ा कर लिया। और वो जो कब्ज़ा है उन्होंने कैसे किया? उन्होंने जो कानून है या वहाँ के जो जो ख़ासकर जो पुलिस लोग हैं, वो वहाँ के जो ज्यूस हैं उनको सपोर्ट करती है, वो वहाँ फिलिस्तीनियों की मदद में नहीं रहती है। यहाँ तक कि उनके घरों में जाके उनके सामान बाहर फेंक के उनके घरों पे कब्ज़ा कर लिया जाता है और फिर वहाँ पे वो बड़ी-बड़ी कॉलोनियाँ वग़ैरह वो बनाई जाती है, या कि उनके सारे रिसोर्सेज़ पे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। तो ये लड़ाई जो है पूरी, मुमताज़ साहब, जहाँ तक मेरा ख़्याल है, मेरा ख़्याल ही नहीं, मतलब मेरा ख़्याल भी एकदम बिल्कुल दुरुस्त है कि ये लड़ाई खाली वो नहीं है कि जिसको हम समझ रहे हैं कि ये इज़राइल और हुतीज़ और ये लंबी चलने वाली लड़ाइयाँ हैं और जब तक जस्टिस नहीं होगा, ये तमाम इस तरीके की चीज़ें होती रहेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और ये जो सारे जो नतीजे आ रहे हैं, वो उनके लालच का है। और उस समय मुझे गांधी याद आ रहे हैं। गांधी ने बोला था कि दुनिया के पास या इस पृथ्वी के पास इतनी क्षमता है कि इस पृथ्वी पे रहने वाले हर एक इंसान की ज़रूरत को पूरा कर ले, है ना? पर उसके लालच को वो पूरा नहीं कर सकती है। नीड को पूरा किया जा सकता है, ग्रीड को पूरा नहीं किया जा सकता है। और जो भौतिकवादी कल्चर होता है, जहाँ पे पैसे ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वहाँ ग्रीड होती है, नीड नहीं होती है। मुमताज़ साहब। वाकई एक सही बात, क्योंकि हम जिस तरह का हमने सवाल किया था, मैं समझता हूँ उसका बहुत खूबसूरत जवाब, मुतमईन करने वाला जवाब हम कह सकते हैं प्रोफेसर तेजावत का, और एक इंटेलेक्चुअल की तरह उन्होंने जो ब्रीफ किया है पूरा कि है क्या असल में, और ये बात को हम मानते हैं। ये यही एक बड़ी सच्चाई है, क्योंकि ये उस तरह की जंग नहीं है जैसे हम समझ रहे हैं कि साहब ये इतनी जमीन की या वो उतनी, और ग्रेटर इजराइल की बात या आज जो स्टार्ट किया था कैप्टन साहब ने, वो उसी तरफ का इशारिया था। तो बहरहाल, लेकिन चूंकि वक्त कम है, मैं इस पे फिर बात करूंगा किसी दिन, और इसको और थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि जो प्रोफेसर तेजावत आपने कहा कि लंबी लड़ाई है और ये आज की भी नहीं है। अगर मैं समझूं कि ये 70-75 साल की है, तो अगर इस सिनेरियो में देखेंगे तो ये उससे पहले की भी है, और बहुत सारी चीजें जब हम देखते हैं तो नजर आती है। मैं जयदीप सिंह बुंदेला साहब हैं कैप्टन साहब, उन्होंने कहा है कि आपसे सवाल करें। मुमताज भाई, ईरान द्वारा प्लाज्मा वीपन बनाए जाने की खबर के बारे में कैप्टन साहब से सवाल कीजिए थोड़ा कि ये क्या है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि ईरान ने दर्जनों लंबी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का वीडियो जारी कर दिया है, जिसमें हजारों मिसाइल और प्रीकीजन मिसाइल रखी हैं। वहां पे कोई लफ्ज लिखा है, मैं उसको अदा नहीं कर पा रहा हूँ, हिंदी में लिखा हुआ है, तो आप समझ गए होंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो ईरान की अपनी तैयारी है, जिस तरह से परसों हमने जिक्र किया था कि 3 आइलैंड पर उन्होंने अपनी मिसाइलें लगा दी, स्टेट ऑफ होर्मुज को भी उन्होंने खबरदार किया है कि वहां पर भी हमारी नजर है, और इधर हूती ने भी ये कर दिया है। तो क्या ये माना जाए कि डोनाल्ड ट्रंप से खौफ है, या डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये है कि वो अटैक कर सकता है? ये सारी जो तैयारियां हैं कैप्टन साहब। अमेरिका कभी भी जमीनी हमला नहीं करेगा किसी के ऊपर भी, चाहे हूती हो या ईरान हो। दूसरी बात, अमेरिका हमला करेगा तो अमेरिका का प्रेफर्ड मोड हमेशा ये रहा है कि दूर से ही या तो बमबारी कर दे हवाई जहाज से, या दूर से ही जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल करे। तो अमेरिका ने अगर हूती के ऊपर हमला करना है तो या तो हवा से बमबारी करेगा, करता रहा है, या जमीन से जमीन बोला तो यूएस नेवी की शिप्स हैं रेड सी में,
उनसे वो अपने क्रूज मिसाइल, टोमाहॉक मिसाइल लॉन्च कर देता है, वो जाके फट जाती हैं। अब बात यह है कि ईरान, क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा? ईरान पर अगर हमला करना है, जमीनी हमला, सवाल ही नहीं उठता। अमेरिका में फिलहाल माहौल ऐसा है कि अमेरिका के लोग, चाहे डेमोक्रेट्स हों चाहे रिपब्लिकन्स हो, वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे दूसरे देश में जाकर फिर से लड़ाई करें। वहां पे कफिन बॉक्स में लपटकर, अमेरिका के झंडे में लपटकर उनके बच्चे वापस आए, बच्चों का शरीर, वो बहुत ही सेंसिटिव मामला है। तो अमेरिका ईरान पर कभी भी जमीनी हमला नहीं करेगा। हाँ, अमेरिका की नेवी पर्शियन गल्फ में है, बहुत पावरफुल नेवी है अमेरिका की। ईरान की नेवी के नाम पर कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से यमुना में जितने हमने नावें देखी हैं, ईरान की नेवी उतनी बड़ी है। लेकिन अमेरिका की नेवी पर्शियन गल्फ में है, बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है। उनके पास शिप से फायर करने वाली मिसाइलें हैं जो कि पूरे ईरान तक पहुंच सकती हैं। अगर हम याद करें तो अरब सागर से अफगानिस्तान तक उन्होंने फायर किए थे, यूएस नेवी ने। तो अमेरिका की नेवी अगर चाहे तो पर्शियन गल्फ से हमला कर सकती है, जो कि पूरे ईरान पर पहुंच जाएंगी। क्या वो करेंगे? नहीं करेंगे, एकदम नहीं करेंगे, क्योंकि ईरान के पास एक तुरुप का इक्का है, वो कि ईरान फारस की खाड़ी में आग लगा सकता है। और अमेरिका या दुनिया के किसी भी, एक मोटा मोटा आकलन है कि किसी भी वक्त फारस की खाड़ी में 200 जहाज ऐसे खड़े होते हैं, चाहे चीन के हों, चाहे अमेरिका के हों, चाहे यूरोप के हों, चाहे भारत के हों, वहां कच्चा तेल लेने के लिए गए हैं। 8-10 देश हैं वहां पर, कच्चा तेल भर भर के लेके जा रहे हैं। ईरान जो है उसके पास करीबन 2000 ऐसी मिसाइलें हैं, रॉकेट्स हैं, जो कि 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर तक फायर कर सकती हैं। तो इन रॉकेट्स और मिसाइलों का इस्तेमाल करके ईरान फारस की खाड़ी में आग लगा सकता है। तो अमेरिका नहीं चाहता, यूरोपियन मुल्क भी नहीं चाहते, और ये जो 7-8 देश हैं पर्शियन गल्फ के आसपास, चाहे वो कुवैत हो, चाहे इराक हो, चाहे कतार हो, यूएई हो, ओमान हो, ये कोई देश नहीं चाहता कि उनका कच्चे तेल का एक्सपोर्ट बंद हो जाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो एक ऐसी पकड़ है ईरान के हाथ में, या ईरान के जकड़ में है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज महज कोई 25 किलोमीटर या 40 किलोमीटर चौड़ाई है, उसकी चोक पॉइंट है। इस 25 किलोमीटर या 40 किलोमीटर को ईरान बहुत ही आसानी से अपने जो जमीन से जमीन पर मार करने वाले रॉकेट्स, मिसाइल्स हैं, उनसे ब्लॉक कर सकता है। यानी अगर ईरान चाहे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ना अरब सागर से कोई जापान का शिप या हिंदुस्तान का शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आगे बढ़ पाएगा कुवैत की तरफ या इराक की तरफ, या वहां से कोई निकल पाएगा। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान का दबदबा है 100%। ईरान की नेवी का नहीं, ईरान की एयरफोर्स का भी नहीं। ईरान की एयरफोर्स तो एनसीसी के बराबर है, लेकिन ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर सकता है, बंद कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है अपनी मिसाइलों का इस्तेमाल करके। और अमेरिका को अरब देश ये नहीं करने दे रहे हैं। अरब देश के जो एम्बेसडर हैं वो अमेरिका के विदेश मंत्रालय के सामने हर रोज हाथ जोड़ के जाते हैं कि हुजूर आप कुछ भी करो, आप ईरान पर हमला मत करो, क्योंकि ईरान यह कर देगा। क्या करेगा? जो मैंने अभी बताया, पर्शियन गल्फ में आग लगा देगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा। और अमेरिका भी नहीं चाहता कि ऐसा हो, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने 4-5 सिविलियन शिप्स को डुबा दिया, दुनिया में आज जो कच्चा तेल है, ब्रेंट बास्केट बोलते हैं, ब्रेंट क्रूड बास्केट, जो कि कभी $70 कभी $80 होता है, वो कल सुबह ही छलांग मार के $105 पे चला जाएगा। दुनिया की इकोनॉमी
भूचाल आ जाएगा। जी डॉक्टर रिजवी। और इसी बात का खतरा है, लेकिन बहरहाल हमारी नज़र जो है वो हूती पर भी रहेगी, हमारी नज़र ईरान और इजराइल के इक़दामात पर। जयदीप साहब ने हालांकि फिर लिखा है कि अगर ज़मीनी लड़ाई नहीं करेंगे तो लड़ाई का मकसद क्या है, अमेरिका के बारे में लिखा है। अगर ज़मीनी जंग नहीं करेगा तो इसका मतलब वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद करना चाहता है, ईरान का या यमन का, इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है। तो बहरहाल, और दूसरा ये कि हमने बताया था कि मेन ये कि अमेरिका को जंग से प्यार है क्योंकि उनकी तजारत हथियार है। सारी चीज़ें तो अब उनके हाथ से निकल गई हैं। पूरे बाजार पर जो है वो चाइना का कब्जा हो गया, हम सब जानते हैं। ले दे करके यही असलहे हैं, वो भी हाथ से जा रहा है क्योंकि चाइना जो है बहुत आगे ड्रोन के मामले में, या आप ईरान देखिए वो भी थोड़ा-थोड़ा बना रहा है। उधर रूस का पूरा प्रेशर है, आप देखिए कि सऊदी से भी और मिस्र से भी, और तमाम जो है ये चीज़ें हो रही, तो ज़ाहिर है कि वो एक लड़ाई है। तो मैं बस यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। प्रोफ़ेसर तेजावत, अब उम्मीद मैं करूँगा कि आप आज ये अंदाज़ा हो गया कि ये टाइमिंग है आपके मीटिंग वगैरह ख़त्म होने की, चूँकि हम भी दौरे पर कई मुल्कों के दौरे पर जा चुके हैं, तो वो आमतौर से 8-9 बजे तक वो फ्री कर देते हैं, बल्कि शाम में ही फ्री कर देते हैं। फिर आप डिनर अपनी मर्ज़ी से जहाँ करना चाहें, वो आप करें। मीटिंग वगैरह आमतौर से 5, 6, 7 बजे तक ख़त्म कर दी जाती है ताकि आप रिलैक्स होकर के थोड़ा बहुत घूमें भी। तो मैं ये चाहूँगा कि आप ज़रूर घूमें, और मैं ये भी चाहूँगा कि जो आप वहाँ पे जो ऐसी बातें जो आप बता सकते हैं, जिसमें कोई वो नहीं, मिसाल तौर पर अभी एक साहब ने पूछा कि वहाँ पूछे कि कोई जगह है वहाँ फ़िलिस्तीन नाम रखा गया है। वहाँ पे भी एक साहब पूछ रहे थे, हमारे दोस्त कोई है, हाँ, ये जो न्यूयॉर्क का ग्रुप है, उसने कहा कि अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जहाँ इजराइल एम्बेसी है, उस रोड का नाम जो है पैलेस्टाइन रोड रख दिया गया। ये बात, तो इस तरह की थोड़ी-थोड़ी जानकारी भी अगर हमें मिल जाएगी तो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा रहेगा। तो मैं यहीं पे, क्योंकि आज थकान भी मुझे दिखाई दे, समय हो गया है वैसे, पर अगर आप मुझे 1 मिनट का समय दें तो एक बहुत ही फौरी टिप्पणी करूँगा। प्रसंग लगता है थोड़ी-सी कैप्टन साहब, अब चूंकि आप बाहर हैं तो कैप्टन साहब इतना कर देंगे। कैप्टन ही साहब है, मैं तो जी नहीं, मैं बहुत जल्दी, मैं बस खाली इतना हाँ, कह देना ठीक है, चाहता हूँ कि वो दरअसल हमारे जो खासकर फॉरेन पॉलिसी में बहुत ही फंडामेंटल चेंजेस की ज़रूरत है। मैं एक चीज़ ये मैं समझ रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्यूरोक्रेसी के सिलेक्शंस का, और वो जो है, और जो हमारे यहाँ आईएएस ऑफिसर या जो जितने भी नौकरशाह बनते हैं, उनमें एक खास उम्र तक पढ़ाई करनी होती है, और वो पढ़ाई ऐसी होती है कि जिसमें एक कमरे पे बैठ के उनको पढ़ाई करनी होती है, जिसमें आदमी समाज से कट के केवल वह अध्ययन ही करता है 10 घंटा 12 घंटा जितना भी है। तो ऐसे में कुछ जो जो उनको क्या शब्द मुझे याद नहीं आ रहा है उर्दू का, पर जिसमें कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज भी रेज हो जाते हैं उन लोगों के साथ में, क्योंकि वो नहीं कर पाते। और दूसरी बात ये कि जब नौकरी लगती है तो उसमें व्यस्तताएं इतनी ज्यादा होती है कि वो कुछ क्रिएटिव नहीं सोच पाते हैं। और यही कारण है कि भारत में आज तक पॉलिसी लेवल पर जो भी बड़े परिवर्तन हुए हैं, वो दरअसल मूलतः उन लोगों द्वारा हुए हैं जो पढ़ने लिखने वाले लोग थे। जैसे कि चाहे वो हरित क्रांति रही हो, स्वामीनाथन जी थे, या वो चाहे वर्गीस कुरियन थे जो क्रांति वाले, या संचार क्रांति वाले जो अपने सैम पित्रोदा थे। तो भारत में जिन जिन सेक्टर्स में अच्छा किया है, वहाँ या तो कोई रिसर्चर्स आए हैं, या जो जिनकी अपने उस फील्ड में पैठ थी, उन लोगों ने अच्छा किया, चाहे वो कलाम साहब थे, मिसाइल टेक्नोलॉजी। तो ये सारे लोग वो नहीं है जो कि, और जो गैर अध्ययन वाले। यहाँ पे अभी फिलहाल एक ये है कि चीन जो है वो बहुत तेजी से फैल रहा है, और भारत के लोग क्या कर रहे हैं उन अफ्रीकी देशों में, अपने पाँव को पसारने के लिए वो कह रहे हैं किसी को योगा ट्रेनिंग करने के लिए भेज देते हैं, हम उसके लिए पैसा दे देंगे। ये जो छोटी-छोटी जब समस्या इतनी बड़ी हो जाए और वो जो चींटियों को मारने का काम कर रहे हैं,
मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई ज़्यादा है। जबकि आप देखिए पूरा आप मार्केट को कंपैरिज़न करें तो पूरा जो पेट्रोलियम मार्केट है, उसमें भारत की एंट्री हो सकती है, क्योंकि ये हालाँकि काफ़ी दुखद लगता है कि हम शोषण के लिए यहाँ आए, पर बावजूद इसके जब जो भी चीज़ें हैं वो वास्तविकता ये है कि अगर आप वहाँ आना चाहते हैं, तो वो हैं आप दूसरी जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग में वो काफ़ी महँगी पड़ती है। यहाँ अगर आप मार्केट में आते हैं तो वो सस्ती है, पर हमारे यहाँ पे पॉलिसी लेवल पे कोई इतना ऐसा कोई सशक्त राजनेता नहीं है, ना उसकी इच्छा है, वो सॉरी राजनेता क्या, कूटनीतिज्ञ, कोई भी ऐसा राजदूत नहीं है, जिसकी दिली इच्छा है कि उस व्यापार को बढ़ाएँ और वो ग्रोथ में या वहाँ के एम्प्लॉयमेंट में है। बहुत सारी पॉलिसी से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो कि मुझे लगता है कि अगर दुरुस्त की जाएँ, तो ठीक हो सकती है मुमताज़ साहब। ख़ैर ये प्रसंगेतर थी, पर क्योंकि हम सब लोगों का नहीं, 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 विषय बहुत वही होता है। नहीं, नहीं, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफ़ेसर तजावत, ज़रूरी है इन तमाम बातों का, और आपने शॉर्ट में लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट बातें आपने बताई हैं, और यही मकसद होता है विज़िट करने का। किताबों से ज्ञान कभी बहुत ज़्यादा नहीं मिला है, जितना घूमने से मिला है। और शुक्रिया, इसीलिए बहुत-बहुत सफ़र को, जर्नी को बहुत इम्पोर्टेंट बताया गया है। बड़े-बड़े जो स्कॉलर पैदा हुए हैं, वो कभी लाइब्रेरी में बैठ के पैदा नहीं हुए हैं। बल्कि निकल करके फील्ड में जा करके वो बड़े बने हैं। ये हमने देखा बिल्कुल। है और हमने ज्ञान का महसूस किया है। 3 ज्ञान को प्राप्त करने का 3 तरीका होता है, जैसे कि माओ कहीं नहीं गए। माओ खाली अपने कमरे में बैठे रहते थे, और जो अमेरिकन राष्ट्रपति भी आते थे, तो वो उनसे मिलना पसंद नहीं करते थे। एक बार तो मुझे लगता है कि वो आए, शायद निक्सन थे, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो निक्सन ने कहा कि मैं मिलना चाहता हूँ माओ से, तो माओ ने कहा कि मैं नहीं मिलना चाहता, अगर टाइम हुआ तो देखूँगा। रात में उसे 1:30 बजे जगा के, क्योंकि माओ को देर रात में जगने की आदत थी, दिन में वो सोते थे। रात में 1:30 बजे निक्सन को जगा के उनसे मीटिंग करवाई है। तो वो माओ खाली एक खटिया पे लेटे रहते थे, कहीं एक कमरे में, कहीं एक तरफ, और उनकी कोई 2-3 नर्सेज़ थी जो उनका ख़्याल रखती थीं। और वो जो हैं पूरे दिन किताबें ही पढ़ते रहते थे, तो उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया था वो कमरे के अंदर ही कर लिया था। तो पहला तो तरीका हुआ कि किताबें पढ़ के आप ज्ञान अर्जन करें। दूसरा ज्ञान अर्जन का तरीका है वो है सुनकर, जैसे कि आप और हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, क्योंकि जो जिन्होंने पहले से ज्ञान अर्जित किया है वो आपको ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, तो एक वो भी तरीका है। और भारत में खासकर ये तरीका काफ़ी पॉपुलर रहा है, जो कि खासकर ओरल ट्रेडिशन से भी हम लेते रहे हैं, और वो है। और तीसरा तरीका है यात्रा, क्योंकि आप वहाँ देख कर जो सीखते हैं और फिर आप जो किताबों में उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, तो उन दोनों में ही फ़र्क होता है। तो ये तीनों ही ज्ञान के तरीके, मुझे लगता है कि आपने इस चीज़ को समझा, तो मैं बहुत-बहुत आपका शुक्रिया या आभार व्यक्त करता हूँ। हम 10 मैंने मिनट पहले बिल्कुल ही लेट हो गए हैं और सारे नहीं, नहीं, जी, जी, मुमताज़ बिल्कुल, साहब। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया तजावत साहब, और इस पे फिर हम बात करेंगे ज्ञान अर्जन पे। ज़रूर, बहुत इम्पोर्टेंट बिल्कुल। टॉपिक है और मेरे लिए बहुत दिलचस्पी का है, और कैप्टन साहब को काफ़ी देर हो गई, मैं माफ़ी चाहता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, तो मैंने बहुत-बहुत समय थोड़ा शुक्रिया ज़्यादा ले लिया आपका। आज। जी, नहीं, नहीं, कोई बात नहीं। आपका और सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी और बहुत-बहुत बातचीत शुक्रिया, करेंगे। बहुत-बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।